नमस्कार, वेलकम दोस्तों। मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। प्यारे बच्चों, स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर सबसे पहले वीडियो पाएं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि संविधान होता क्या है। संविधान वह दस्तावेज होता है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। एक नियमों कानूनों का ऐसा संग्रह होता है जो कि देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु आवश्यक होता है। प्रश्न उठता है कि क्या संविधान एकाएक तैयार हो जाता है? नहीं, संविधान एकाएक तैयार नहीं होता है और इसी कारण हम संविधान निर्माण प्रक्रिया के ऐतिहासिक बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से हम दो विषयों को कवर करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स, आधुनिक इतिहास और आधुनिक राजनीति। इस हेतु मैं सभी साथियों से, बच्चों से गुजारिश करता हूं कि कॉपी पेन अपने साथ में रखें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें। आवश्यक बातों को कॉपी में नोट करें, लिखें, ताकि वे आगामी परीक्षाएं आसानी से सफलतापूर्वक पास कर सकें और उन्हें परीक्षा में किसी भी प्रकार की असफलता प्राप्त ना हो। आप वीडियो को ध्यान से सुनें और विस्तार पूर्वक सुनें, क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से मैं बहुत विस्तार से बारीक चीज आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जिससे आप प्रत्येक परीक्षा को उत्तीर्ण करते चले जाएंगे। और यही कारण है कि हमारे वीडियो की संख्या कुछ ज्यादा होगी। यह राज्य व्यवस्था पर 5वां वीडियो है। तो संविधान एकाएक तैयार नहीं होता है। संविधान निर्माण की लंबी प्रक्रिया है और यह संविधान शब्द अंग्रेजों के साथ ही भारत आया। दरअसल हुआ यूं था कि सन 1599 में इंग्लैंड के व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया और उस कंपनी के व्यापार के लिए महारानी से पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति मांगी। हम विश्व नक्शे पर देखें तो भारत पूर्व दिशा में आता है। सन 1599 में इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। आप नाम याद रखें, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। इंग्लैंड में नियमों और कानूनों का जो दस्तावेज होता है, जिसमें समस्त प्रावधान लिखे होते हैं, उसे ही चार्टर कहते हैं। तो चार्टर एक नियमों कानूनों का दस्तावेज होता है जिसके तहत कंपनियां व्यापार करती हैं। तो इसी रॉयल चार्टर को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना बताया जाता है कि उस समय के 30,133 पाउंड की राशि के साथ कंपनी की शुरुआत की गई। 30,133 पाउंड की जो राशि थी उसे 217 लोगों ने एकत्रित किया था, अर्थात 217 इसके शेयर
होल्डर थे। इन 217 लोगों ने कंपनी के संचालन के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। सन 1603 ईस्वी में इनके 5 जहाज इंडोनेशिया हिंद महासागर पहुंचे और यहां से काली मिर्च और मसाले का व्यापार करके इंग्लैंड लौटे। सन 1608 ईस्वी में कैप्टन जॉन हॉकिंग के नेतृत्व में भारत में सूरत में इनका एक जहाज पहुंचा। सूरत उस समय भारत में मुख्य व्यापार का केंद्र होता था। सूरत बंदरगाह मुख्य व्यापार का केंद्र था। सर जॉन हॉकिंग भारत में व्यापार करना चाहते थे। 1608 में भारत में मुगलों का शासन था और मुगल शासक जहांगीर राज करते थे। कैप्टन हॉकिंग जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने राजदूत समझकर कैप्टन हॉकिंग का भव्य स्वागत किया और उन्हें सम्मान प्रदान किया। जहांगीर उस समय इस बात से बेपरवाह थे कि आज वे जिनका स्वागत कर रहे हैं उन्हीं के वंशज आगे चलकर भारत पर राज करेंगे। हॉकिंग की वाक्पटुता से बातों से प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। 16वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी अनेक देशों के व्यापारी व्यापार करने आए थे। जब पुर्तगालियों को इस बात की जानकारी मिली कि जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी है, तो पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट जहांगीर को समझाया, उनको भड़काया और जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने से रोक दिया। कुछ समय तक क्रम जारी रहा। व्यापार शुरू होता, रुक जाता, व्यापार शुरू होता, रुक जाता। फिर हॉकिंग ने अपनी प्रभावशीलता से एक शाही फरमान जारी करवा लिया और इस शाही फरमान के जरिए वह सूरत में अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। किंतु हॉकिंग बड़ा ही चतुर था। उसने देख लिया कि यदि भारत में लंबे समय तक व्यापार करना है तो हमें कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसे में हॉकिंग ने ब्रिटेन से सहायता मांगी और हॉकिंग के सहायता पर थॉमस रो को भारत भेजा। थॉमस रो उस समय एलिजाबेथ के काफी करीबी थे। उनकी एलिजाबेथ से काफी नजदीकी थी और एक कूटनीतिज्ञ माने जाते थे। इसी दौरान सन 1612 में अंग्रेजों का पुर्तगालियों से सूरत में युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली हार गए और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। थॉमस रो भारत आए और उन्होंने शीघ्र ही ये पता कर लिया कि भारत में व्यापार करना कितना फायदे का सौदा है। थॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में व्यापार की अनुमति मांगी। जहांगीर कई भाषाओं का ज्ञाता था। अरबी, फारसी, उर्दू तमाम भाषाएं उन्हें आती थी। यह बात थॉमस रो जानता था। थॉमस रो ने अपना पत्र अंग्रेजी में लिखा और जहांगीर ने अपने एक दरबारी
को वह पत्र पढ़ने को कहा। थॉमस रो इस बात को जानता था कि शासक किस दरबारी से पत्र पढ़ाएगा, तो थॉमस रो ने उस दरबारी को अपने में मिला लिया और पत्र पढ़ने को कहा। पत्र जैसे दरबारी ने शासक को सुनाया तो शासक ने अंग्रेजों के साथ व्यापार करने के लिए कुछ शर्तें रखी और इन शर्तों से थॉमस तो संतुष्ट नहीं हुए, इंग्लैंड सरकार संतुष्ट नहीं हुई। किंतु अंग्रेज तो ये चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण हमारा व्यापार भारत में ना रुके, हम व्यापार करें। ऐसे में सन 1615 में अंग्रेजों और जहांगीर के बीच समझौता हो गया और 1619 ईस्वी में इस संधि का क्रियान्वयन हुआ। संधि के मुताबिक 1/4 व्यापार का हिस्सा शासक को देना होता था। इसी दौरान अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम दक्षिण में अपना ट्रेड पोस्ट बना लिया। इसके बाद उन्होंने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, बहरामपुर अनेक स्थानों पर अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। पुर्तगाली केवल यहां से मसाले और चाय का व्यापार करते थे, किंतु अंग्रेज यहां से कपास, रेशम, चाय, नील, अफीम आदि का व्यापार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरत में उस समय हर घर में सोना भरा हुआ होता था और ये सोने को किलो में तोलकर रखते थे। जितना ब्रिटेन से कपड़ा आता था उतनी ही मात्रा में ये सोना दिया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि करीबन 900 जहाज सोना भरकर ब्रिटेन गया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पैर पसार लिए और पैर व्यापार में ऐसे पसारे कि कब सोने की चिड़िया मिट्टी की गुड़िया बन गई किसी को पता नहीं चला। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और वह सोने की चिड़िया धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ से मिट्टी की गुड़िया बनती गई। सन 1600 में जब अंग्रेज व्यापार करने आए थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, भू नहीं व्यापार, अर्थात हमें जमीन नहीं, हमें प्रशासन नहीं, हमें केवल व्यापार करना है, हमको शासन से कोई सरोकार नहीं है। किंतु देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी काफी भारत से व्यापार करने लगी, उसको धन अर्जित होने लगा और कंपनी के इस मुनाफे से हिंदुस्तान में तो एक प्रकार की अवस्था हो ही रही थी, साथ ही साथ ब्रिटेन में भी अराजकता, अव्यवस्था फैलने लगी, क्योंकि ब्रिटेन में जब ये कंपनी के लोग जाते थे तो उनको देखकर काफी लोग अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देते थे और ऐसे में अव्यवस्था ब्रिटेन में फैलने लगी। सन 1694 में एक और कंपनी व्यापार करने आई, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने वह व्यापार नहीं कर सकी। उस समय इंग्लैंड हुआ करता था, इंग्लैंड की यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बाद में स्कॉटलैंड इसमें मिल गया, फिर इंग्लैंड ब्रिटेन बन गया और आयरलैंड के मिलने के बाद ब्रिटेन से यूनाइटेड किंगडम बन गया। इसी दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा बदला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा बदला और फिर यूनाइटेड किंगडम
के साथ ईस्ट इंडिया का भी झंडा बदल गया। निरंतर दिनों दिन ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती जा रही थी, अपने पैर अन्य शहरों में भी जमाए जा रही थी। सन 1726 में एक चार्टर आया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां बना दी गई। मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंगाल प्रेसिडेंसी। अर्थात ये व्यापार के 3 मुख्य केंद्र थे, मुंबई, मद्रास और बंगाल। यहां पर निरंतर अंग्रेज अपना व्यापार फैलाते जा रहे थे। अब अंग्रेजों की जो नीति थी व्यापार की, उसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होने लगा। सन 1750 आते आते इनकी नीतियां बदलने लगी और जो कर्मचारी, क्योंकि इनके जो मालिक थे, इनके जो शेयर होल्डर थे, वो तो लंदन में बैठते थे, यहां पर केवल कारीगर, कारिंदे, कर्मचारी, एम्प्लॉय जो थे, सेवक जो थे, वो यहां पर कार्य किया करते थे। तो इन कर्मचारियों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि सारा काम हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं और राजाओं को मुफ्त में ही हमको टैक्स देना होता है, क्योंकि उस समय कोई सरकार तो होती नहीं थी, ये राजा शासक ही देश पर राज किया करते थे। तो इनमें यह भाव उत्पन्न हुआ कि हम क्यों ना हम अपना शासन करें। तो सन 1756 के आसपास बंगाल में इन्होंने, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे। सिराजुद्दौला को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अंग्रेजों से किलाबंदी करने को मना किया। अंग्रेजों ने नवाब को कहा कि नवाब साहब, हमको आपसे कोई तकलीफ नहीं है, हम तो आपको टैक्स देते रहेंगे, हमें फ्रांसीसियों से भय है। उस समय हुआ यूं था कि फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी के 5 स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो इसी बात का बहाना लेकर अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि हम नवाब से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं चाहते हैं, हम उन्हें टैक्स देते रहेंगे, हम केवल फ्रांसीसियों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनके भय के कारण हम किलाबंदी कर रहे हैं। ऐसे कहकर अंग्रेजों ने अपनी किलाबंदी जारी रखी। नवाब सिराजुद्दौला इस बात से नाराज हुआ और बताया जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे भी थे। 20 जून की भरी गर्मी में उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और दूसरे दिन जब कमरे को खोला गया तो उनमें से अधिकांश लोगों की दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग बचे थे, उनमें से एक राइटर भी था, लेखक भी थे। जब वो बाहर निकले तो उस राइटर ने, उस लेखक ने अपने लेख समाचार पत्र में प्रकाशित कराए। जब अंग्रेजों ने उस लेख को पढ़ा तो अंग्रेज भड़क गए और उन्होंने नवाब के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी। 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में गंगा नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का जो युद्ध हुआ उसमें बताया जाता है कि नवाब की सेना में 18,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल 300 सिपाही थे
और ऐसा माना जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला की सेना के आगे अंग्रेजों की जो सेना थी, जो सिपाही थे, वो 1 घंटे भी खड़े नहीं रह सकते थे। किंतु अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्हें अपनी ओर मिला लिया और उन्हें यह लालच दिया या प्रलोभन दिया कि यदि आप नवाब को हराने में हमारी सहायता करोगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर उनके इस लालच में फंस गया और मीर जाफर ने नवाब को कहा कि हमारे पास सेना अधिक है और हम तो यूं ही युद्ध करके जीत जाएंगे, नवाब साहब आप तो जाइए। तो सिराजुद्दौला मीर जाफर की बात मानकर मुर्शिदाबाद लौट गए और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो मीर जाफर ने अपनी सेना को अंग्रेजों के सामने समर्पण करने को कह दिया। इस प्रकार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीत गई। माना जाता है कि अंग्रेजों का भारत पर शासन कब से हुआ, इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ, यहीं से अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम, अपना दास, अपना उपनिवेश बनाने हेतु कदम बढ़ा लिए। उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। मीर जाफर जो कि अंग्रेजों से मिल चुका था, अंग्रेज मीर जाफर से उसकी सुरक्षा के लिए एक निर्धारित मात्रा में धन लेते रहे और व्यापार करते रहे, किंतु अंग्रेजों ने शीघ्र ही मीर जाफर को भी धोखा दे दिया और मीर कासिम बंगाल की गद्दी पर बैठा। मीर कासिम पूरी तरह से बंगाल को अपने कब्जे में करना चाहता था। ऐसे में उसने अवध के नरेश, अवध का जो राजा था शुजाउद्दौला, उसके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण की नीति बनाई। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का राजा शुजाउद्दौला और दिल्ली का सम्राट शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल छोड़ने की चेतावनी दी। ऐसे में अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो शुजाउद्दौला अवध की सेना जो कि 1.5 लाख थी, मीर कासिम के पास कोई सेना नहीं थी, शाह आलम के पास भी कोई सेना नहीं थी। ऐसे में दोनों ही, शाह आलम जो कि दिल्ली का सम्राट था और मीर कासिम अवध के नरेश के नेतृत्व में पटना पहुंच गए। इन्होंने पटना की किलेबंदी कर दी। अप्रैल 1764 में पटना की किलेबंदी हुई और अंग्रेजों ने सर मुनरो को अपना सेनापति बनाया। जुलाई 1764 में मुनरो ने मोर्चा संभाला और ऐसा बताया जाता है कि जो अवध का राजा था शुजाउद्दौला, उसके पास 1.5 लाख सैनिक थे। उनमें से 40,000 जो थे वो युद्ध करने योग्य थे, बाकी 1,10,000 तो केवल भीड़ बढ़ाने हेतु तैयार किए गए थे। तो सर मुनरो ने शुजाउद्दौला के कुछ सेनापतियों को तोड़ना चालू किया, उनको विभिन्न प्रकार का लालच दिया, जिससे तीनों ही शासकों की जो गुप्त सैन्य जानकारी थी वो मुनरो तक पहुंचने लगी।
बरसात को देखते हुए शुजाउद्दौला ने बक्सर में ही अपना डेरा डालना शुरू कर दिया और बक्सर में ही युद्ध की घोषणा कर दी। 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बताया जाता है कि युद्ध सुबह 9 बजे चालू हुआ और 12 बजे के आसपास ही युद्ध से जो अवध की सेना थी वो पीछे हटने लगी, क्योंकि अवध की सेना घुड़सवार थी और अंग्रेजों की तोपों के आगे वह टिक नहीं पाई। इस दौरान जो दिल्ली का सम्राट था शाह आलम, उसने अंग्रेजों से सहानुभूति पूर्वक दिल्ली का सम्राट बने रहने की गुप्त संधि कर ली। मीर कासिम की कोई सेना नहीं थी, इस कारण अवध के नरेश शुजाउद्दौला ने प्रतिदिन का खर्चा 11 लाख रुपए उससे वसूल किया। ऐसे में मीर कासिम का सारा धन शुजाउद्दौला ने ले लिया। शुजाउद्दौला ने अपनी सेना वापस कर ली और पटना वापस आ गया। इस हिसाब से बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने नहीं माना। फिर बंगाल में मीर कासिम अंग्रेजों की रहमत पे पलने लगा। शाह आलम तो पहले ही अंग्रेजों की कृपा पात्र था। ऐसे करके युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में शुजाउद्दौला से 60 लाख रुपए की रकम अंग्रेजों ने वसूल की और उसे अवध का नरेश बने रहने दिया। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप, जिसे अंग्रेजों ने जीत लिया था, 22-23 अक्टूबर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसे अंग्रेजों ने जीत लिया था और इसी जीत के साथ उत्तर प्रांत में अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाना चालू कर दिया। अब उसका कोई और मुकाबला करने वाला नहीं था। जैसे ही बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, तो इसके साथ ही उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी मिलेगी। दीवानी अर्थात टैक्स मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने से माली हालत सुधरने लगी, उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने लगी। ऐसे में इन तीनों ही स्थानों की दीवानी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक निर्धारित टैक्स तय कर दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से उसे इतना टैक्स चाहिए। किंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वे इन दीवानियों के गांव जाके, इन प्रांतों के गांव जाकर दुगनी मात्रा में टैक्स वसूला करते थे। आपने लगान फिल्म देखी होगी, वहां पर गांव में जब अंग्रेज अधिकारी जाते थे तो वो दुगना टैक्स ग्रामीणों से वसूल करते थे। ग्रामीण जनता से, जो कि अनपढ़ रहती, पढ़ी लिखी नहीं रहती है, उनसे दोगुना टैक्स वसूल करते थे। लगान फिल्म आप याद करिएगा। तो और जो अधिकारी कर्मचारी दोगुना टैक्स देते थे, वह कंपनी में निर्धारित जो टैक्स था वही जमा करते थे। यानी कि यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था, भ्रष्टाचार पनपने लगा था। और जब ये कर्मचारी ब्रिटेन जाते तो इनके रहन सहन से, इनके हष्टपुष्ट से
ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो ईर्ष्या करते थे और इनके भ्रष्टाचार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो माली हालत थी वह खस्ता होती चली गई। उसके पास कम आय होने लगी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी और इस घाटे से उभरने के लिए, अपने व्यापार को भारत में जारी रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1772 में ब्रिटिश संसद से ऋण मांगा, ब्रिटेन की संसद से कर्जा मांगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगा तो ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे वो कंपनी के इस रवैये से नाखुश हुए। उन्होंने कहा कि आपके कर्मचारी तो हष्ट-पुष्ट हैं, काफी उच्च स्तर का उनका रहन सहन है और आप कहते हैं कि कंपनी घाटे में चली गई। ये बात ब्रिटिश सांसद मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में जो ब्रिटेन के चार्ल्स थे उन्होंने एक गुप्त कमेटी बनाई। आपको ये बात बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जो चार्टर आया था वह 15 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति देता था। एलिजाबेथ प्रथम ने जो चार्टर बनाया था उसके तहत 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति थी। कहीं कहीं पर इसका 21 साल का जिक्र भी मिलता है। तो 15 वर्ष बाद जो महारानी के बेटे थे चार्ल्स, उन्होंने इसे 15 साल बढ़ाकर असीमित काल कर दिया था। तो 1772 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऋण मांगा तो सांसदों ने मना कर दिया, किंतु चार्ल्स ने एक गुप्त कमेटी बनाई और उस कमेटी को ईस्ट इंडिया कंपनी की माली हालत जानने के लिए भारत भेजा। जब कमेटी के सदस्य भारत आए तो उन्होंने देखा कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो 2 गुना टैक्स वसूल करते हैं, यानी कि कंपनी ने जो निर्धारित टैक्स रखा है उससे 2 गुना टैक्स कर्मचारी वसूल करते हैं। लेकिन ये कर्मचारी एक निर्धारित मात्रा में ही कंपनी में टैक्स जमा करते हैं, बाकी का जो पैसा है, बाकी का जो धन है वो अपने पास रखते हैं, जिसके चलते कंपनी घाटे में जाने लगी, कंपनी को नुकसान होने लगा और ये कर्मचारी अपना उच्च स्तरीय रहन सहन मेंटेन करने लगे, अपना उच्च स्तरीय जो रहन सहन था उसको बरकरार रखते थे। फिर ब्रिटिश संसद ने कमेटी की रिकमेंड पर, कमेटी की अनुशंसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ ऋण देना स्वीकार किया और ऋण देने के साथ ही सन 1773 का एक चार्टर आया, एक एक्ट आया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी क्या शर्तें थी, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका अध्ययन भी जारी रह सके। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत विस्तार से, बारीकी से हम भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया बताएंगे। कौन कौन से एक्ट आए ब्रिटिश शासनकाल में और कैसे ये एक्ट भारतीय संविधान की सीढ़ी बनी। इन सब मौलिक प्रश्नों के लिए आप स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।